नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। बड़ा मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। इस बीच एक बड़ी जानकारी के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले हैं। एक बहुत बड़ी खबर 2024 से पहले मोदी के मास्टर पर मुहर लगी है। अहम खबर, नारी शक्ति वंदन बिल लोकसभा में पास हो गया है। बहुत बड़ी जानकारी, आज की चर्चा के बाद 2/3 बहुमत से बिल पास हो गया है। महिला आरक्षण बिल के समर्थन में 454 वोट पड़े हैं। नारी शक्ति वंदन बिल के विपक्ष में 2 वोट पड़े हैं। एक बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। महिलाओं के 33% आरक्षण का रास्ता लगभग साफ हो गया है। 2024 से पहले इसको एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से यह बिल पास हुआ है, इस बिल के पास होने के बाद क्या आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव का इस पर कोई असर देखने को मिलेगा? इस बिल का असर दिखाई देगा कि नहीं, ये चर्चा का विषय रहेगा। लेकिन उससे पहले आपको महत्वपूर्ण बातें ग्राफिक्स के माध्यम से भी दिखाएंगे। लेकिन ये बड़ी जानकारी और महत्वपूर्ण जानकारी, नारी शक्ति वंदन बिल के विपक्ष में 2 वोट पड़े हैं और महिलाओं के 33% आरक्षण का रास्ता लगभग साफ हो चुका है, क्योंकि इस बिल पर लोकसभा में मुहर लग गई। इसमें पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से एक साथ इसका समर्थन किया गया है। सिर्फ 2 वोट को छोड़ दिया जाए तो ये पूरी तरह से एक तरफा रहा है। ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं कि आखिरकार ये महिला आरक्षण बिल का मसौदा है क्या, और इसके लागू होने की क्या संभावनाएं और कब तक संभावनाएं बन रही हैं, जरा देखते हैं। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण वाला बिल है। लोकसभा और विधानसभाओं की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी। कानून बनने पर लोकसभा में 543 में से 181 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। विधानसभाओं में जितनी सीटें होंगी उसकी 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। SC/ST के लिए आरक्षित सीटों में से SC/ST महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। जनगणना के बाद परिसंबंध होने के बाद विधेयक लागू होने की संभावनाएं। 2024 के चुनाव के बाद जनगणना की संभावना 2026 तक परिसंबंध। जब 2021 की जनगणना होगी उसके बाद लोकसभा सीटों का परिसंबंध होगा। ये जानकारी सामने आ रही है। इसलिए 2029 के लोकसभा चुनाव में इसके लागू होने की संभावनाएं ज्यादा नजर आती हैं। तो ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर एक बारीक नजर, जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि इसके कब तक लागू होने की संभावनाएं। वह इसको लेकर विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल उठाए गए थे कि इसमें ओबीसी को आरक्षण देने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया, सवाल उठाया गया था। वह इसके साथ साथ ये भी कहा गया था कि हम भी इसके पक्षधर रहे, पैरोकार रहे। सोनिया गांधी ने कहा था कि हमारा प्रयास राजीव गांधी के समय से महिलाओं को ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए राजनीति में, लेकिन अब ये महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए प्रयास जो किया गया ये देरी से किया गया, ऐसे भी आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगे हैं। इन तमाम सवालों को लेकर आज चर्चा करने वाले हैं। मेहमानों का खास पैनल मेरे साथ इसमें जुड़ चुका है। परिचय आपसे कराता हूं। सारिका जैन बीजेपी प्रवक्ता मेरे साथ है। सारिका जी, बहुत स्वागत है आपका। रितु चौहान कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता, रितु जी स्वागत है। वंदना सिन्हा आम आदमी पार्टी प्रवक्ता, वंदना जी बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर शालिनी यादव राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ है। शालिनी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल सारिका जैन जी आप मेरा आपसे है। लगातार इसको लेकर चर्चाएं चल रही थी कि आखिरकार जो नारी सशक्तिकरण के लिए प्रयास हो रहे हैं, इन प्रयासों को बल कब मिलेगा, और खासकर तब जब लोकसभा में और इसके साथ साथ राज्यों की विधानसभाओं में भी महिलाओं की एक निश्चित भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास होगा, उस पर आज मुहर लगी है। पहला रिएक्शन आपका। देखिए शमशेर जी, बहुत यहाँ पैनल पर जितनी महिलाएं बैठी हैं, मैं कहती हूँ सभी के लिए खुशी की बात है कि महिलाओं को आरक्षण मिला है, और महिलाएं इस चीज की दावेदारी कर रही थी, वो आज सार्थक भी हुआ है। क्योंकि मोदी सरकार में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के साथ काम किया है। संकल्प से सिद्धि तक का जो काम था वो पूरा किया गया है। और रही बात महिलाओं के आरक्षण की, क्योंकि महिलाएं जब घर संभाल सकती हैं, महिलाएं घर का पिलर होती हैं, तो वो अपने घर को पूरी अच्छी तरीके से संभालती है, तो वो देश भी संभाल सकती है। तो यही मोदी जी ने कर दिखाया कि महिलाएं किसी से कम नहीं है, वो भी बराबर की भागीदारी का हिस्सा ले सकती है। आज ये ऐतिहासिक दिन है और सभी महिलाओं को खुश होना चाहिए। एक ऐतिहासिक दिन के कारण आज हम लोगों को एक शक्ति मिली है, एक बल मिला है। केवल
प्रैक्टिकली केवल पूजा करने से, पाठ करने से नहीं, महिलाओं की असली पूजा तो ये है, जिस तरह से आज महिलाओं को ये आरक्षण बिल पास हुआ है, आज महिलाएं सक्षम है, किसी से कम नहीं है। और जिस तरह से मोदी सरकार महिलाओं के बारे में सोचती है, वो एक सोचने वाली बात है, क्योंकि एक मोदी सरकार की कुछ नीति है, नियम है, नीतियां हैं, उसी के आधार पर चलती है। और रही बात ये अभी लागू हो पाएगा या नहीं लागू हो पाएगा, आपने बोला, देखिए जो भी संवैधानिक प्रक्रिया होगी उसी के अनुसार ये बिल बना है और आगे भी उसी के अनुसार ये सब चलता रहेगा। कोई भी कानून के उल्लंघन करके या किसी और तरीके से ये चीज हम लोग लागू नहीं कर सकते। और जैसे कि कांग्रेस पार्टी बोल रही है कि अभी क्यों नहीं आ सकता, 2024 में क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि सभी पार्टियां एक स्वतंत्र पार्टियां हैं। अगर वो 60% 70% महिलाओं को अपनी पार्टियों में अभी टिकट देना चाहती है तो दीजिए, किसने मना किया है। जो भी संवैधानिक तरीके से परिसमन के अंतर्गत आएगा वो तो समय पर ही आएगा, जो भी हमारे नियम कानून के अंतर्गत आता है उसी के अनुसार होगा। अगर कोई पार्टी अपनी पार्टी में महिलाओं को पहले से ज्यादा सीटें देना चाहती है तो उसमें कोई रोक नहीं रहा, उनका हाथ कोई रोक नहीं रहा। और कांग्रेस पार्टी के टाइम में कितने टाइम से ये बिल लंबित पड़ा था, लेकिन किसी ने इसके बारे में नहीं सोचा। सोचा तो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। जो भी महिलाओं के लिए कार्य हो रहे हैं वो मोदी सरकार में ही हो रहे हैं। कितनी सारी योजनाएं जो मोदी सरकार में हुई, जो कि महिलाओं के बारे में सोचा गया, जैसे कि मातृत्व योजना है, जैसे कि चलिए सारिका जी से संपर्क टूटा। सारिका आपके पास लौट रहा हूं, मेरे साथ रितु चौहान है, कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता, उनसे जरा इस पर राय ले लेते हैं, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले इसके ऊपर चर्चा हो रही थी। राहुल गांधी बोल रहे थे, सोनिया गांधी बोल रही थी, इसके साथ साथ जवाब दिया गया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी। और अब एक बड़ी खबर थोड़ी देर पहले सामने आती कि इस महिला आरक्षण बिल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लोकसभा में पास कर दिया गया है। सिर्फ 2 वोट इसके खिलाफ पड़े हैं, लेकिन इस बीच बीजेपी की तरफ से एक सवाल किया गया कि आप लोग लगातार एक बात कहते आए हैं कि अभी से इसको लागू क्यों नहीं किया जा रहा। तो सीधे तौर पर सारिका जैन ने कहा कि आप लोगों के पास अधिकार है, अपनी पार्टी में महिलाओं को आप उस तरीके से तवज्जो दे सकती हैं, इस बिल के लागू होने तक का इंतजार ना करें, ये आप पर छोड़ा जा सकता है। और जो परिसमन की बात हो रही, इसको लेकर कहा गया कि वो जब हो जाएगा तो तमाम चीजें होंगी। अब इसको लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से रितु चौहान का क्या कहना जान लेते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार रितु जी। जी देखिए, मैं कहना चाहती हूँ, आवाज कनेक्ट हो रही है? हाँ सुन पा रहा हूँ आपको, बोलिए। देखिए, मैं कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से इस बिल को जल्दबाजी में पेश किया गया, आप ये जानते हैं जब इस बिल का लागू होने में अगर कहीं कानूनी प्रावधान, कहीं अड़चन बनता है, तो मैं कहना चाहती हूँ कि केंद्र सरकार से कि इस बिल के लिए स्पेशल सेशन लाने की क्या जरूरत थी, जब इसका इम्प्लीमेंट कहते हैं कि 2026 की जनगणना के बाद ही होगा। तो मैं समझती हूँ कि ये केवल एक 2024 के लिए एक महिलाओं को लुभाने के लिए लॉलीपॉप तो नहीं है, ये कहना चाहती हूँ मैं। ठीक है, जवाब लेंगे सारिका जैन जी से। उससे पहले वंदना सिन्हा, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता। वंदना जी, आपसे जानना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी जो इंडिया महागठबंधन का हिस्सा है, उनकी तरफ से लगातार बात कही जा रही है कि इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि इसी वक्त में क्या लाना जरूरी था, जब इसको लागू परिसमन के बाद होना है, जनगणना के बाद होना है, और स्पेशल सेशन क्यों लाया गया, इसको बाद में भी लाया जा सकता था। ऐसे सवाल भी लगातार उठ रहे हैं और बीजेपी की तरफ से भी रिएक्शन सामने है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बेसिकली ऐसा है कि जो महिला बिल आरक्षण आया है उसका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। पिछले 3 दशक से ये बिल पेंडिंग था, ये आज लाया गया बिल, इसका महिला आरक्षण बिल का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। लेकिन साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो 2023 में इस बिल को लेकर आ रही है, और जबकि 2024 में चुनाव होने वाला है, 2014 के मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण बिल लाने की बात करती है, वो बिल लेकर आती है सीधा 2023 में, जबकि 2024 में चुनाव होने वाला है। तो क्या 9 साल कम थे ये महिला आरक्षण बिल लाने के लिए? क्या 9 साल के अंदर ये नहीं लाया जा सकता था? या ये भारतीय जनता पार्टी का एक फिर से जुमला है कि भाई हम ले आएंगे? क्योंकि सुनने में तो इतना ढिंढोरा पीटा गया, महिला आरक्षण बिल आ गया, महिला आरक्षण बिल आ गया, बोला तो ऐसे जा रहा है जैसे महिला आरक्षण बिल कल से लागू हो जाएगा। लेकिन जब आप उस पैकेट को खोलेंगे, बिल के पैकेट में देखेंगे,
तो बिल के पैकेट को खोलने के बाद आपको जब असलियत आपके सामने आएगी तब आपको समझ में आएगा एक्चुअली ये कुछ नहीं, ये महिला को बेवकूफ बनाओ बिल है। अभी जिसका ढिंढोरा पीटा जा रहा है उसका इम्प्लीमेंटेशन 10 साल बाद होगा कि 15 साल बाद होगा, कोई पता नहीं है। पहले डिलिमिटेशन, पहले सेंसस होगा, फिर डिलिमिटेशन होगा, फिर डिलिमिटेशन के बाद इसको अमल में लाया जाएगा। एक छोटे से एमसीडी इलेक्शंस के डिलिमिटेशंस में 7-8 महीने का वक्त लगा, तो आप पूरे देश के डिलिमिटेशन के बारे में सोचिए इसमें कितना वक्त लगेगा। तो ये जुमला है भारतीय जनता पार्टी का कि हम महिला आरक्षण भी ले आए, बट आप रियलिटी में देखेंगे तो ये एक बेवकूफ बनाओ बिल है महिलाओं को। वंदना सिन्हा जी, एक सवाल मेरा है कि इस बिल को लेकर आप लोग कह रहे हैं, नागरिकता बिल लेकर आई थी, वंदना जी एक सवाल मैं जानना चाहता हूं कि इतना कुछ आप लोगों को लगता है कि जुमला है, ऐसे वक्त में क्यों लेकर आए, लेकिन किसी पार्टी ने इसको लेकर विरोध करने की हिम्मत नहीं दिखाई, आप सब लोग साथ खड़े हो गए, ये क्यों किया फिर आप लोगों ने? जब आपको लगता है कि इतना गलत हो रहा है तो फिर आप लोग इसके खिलाफ जा सकते थे ना। महिला आरक्षण बिल के खिलाफ कोई भी नहीं है। महिला आरक्षण बिल का मैंने अभी भी कहा हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, लेकिन हमारी डिमांड ये है कि महिला आरक्षण बिल को 2024 में लागू किया जाए। ये अभी बहन हमारी प्रवक्ता बीजेपी की कह रही थी सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से होगा, संवैधानिक तरीके से होगा, तो 10 साल में सेंसस क्यों नहीं कराया गया? क्यों भारतीय जनता पार्टी क्या 2024 के आने का इंतजार कर रही थी कि हम अब 2023 में फिर से एक जुमला छोड़ेंगे महिला आरक्षण बिल के नाम पे और 2024 में चुनाव करेंगे और बात करेंगे 2029 इसका फायदा मिलेगा बीजेपी को, नुकसान होगा इंडिया गठबंधन को? सारिका जी आपको क्या, वंदना जी आपको क्या लगता है, इसका नुकसान होगा क्या इंडिया महागठबंधन को जिसमें आप भी शामिल हैं? ऐसे वक्त लेकर आया गया है, आप लोगों को कोई अंदेशा है, कोई इस बात को लेकर आशंका है क्या? हमें आशंका कोई नहीं है, ये बिल तो लाया ही गया। इंडिया अलायंस बार बार ये दबाव बना रही थी कि ये महिला आरक्षण बिल को लेकर आया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इंडिया अलायंस को चुप कराने के लिए और भारत की महिलाओं को बेवकूफ बनाने के लिए ये आज आरक्षण बिल, महिला आरक्षण बिल लेकर आई है। बन जाएंगी बेवकूफ? इसको इम्प्लीमेंटेशन, भारत की महिलाएं बेवकूफ बन जाएंगी? पता नहीं है भारत की महिलाएं बेवकूफ बन जाएंगी क्या? ऐसे वो बेवकूफ है क्या? अब ये मानकर चला जाना चाहिए क्या? 2019 में नागरिकता बिल लेकर आया गया था, कहाँ इम्प्लीमेंटेशन नागरिकता बिल का, कहाँ इम्प्लीमेंटेशन? ठीक है, आज फिर से आरक्षण। वंदना जी का सीधे तौर पर सारिका जी आप पर यह आरोप है कि आप लोग सिर्फ बरगलाने के लिए इस प्रकार के जुमले छूटते हैं। आपके पास आऊंगा, उससे पहले डॉक्टर शालिनी यादव मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक है। शालिनी जी, आपने तीनों पार्टी को सुन लिया, आपकी राय इस पर क्या है? क्योंकि महत्वपूर्ण राजनीतिक जो दल हैं उनके बोलने के बाद जो सियासत के जानकार लोग हैं वो बेहतर तरीके से चीजों को समझ पाते हैं। आप देखिए, सीधा आरोप यह कि समय जो इस वक्त इस महिला आरक्षण बिल को लेकर चुना गया है इस पर आपत्ति है। बीजेपी के घोषणा पत्र में ये 2014 से अब क्यों इसको लाया गया है? दूसरा, ये लागू कब होगा? इसकी टाइमिंग, पैकेट खोलेंगे तब पता चलेगा कि इसकी जो इंप्लीमेंटेशन की बारी आएगी तो कितना वक्त लग जाएगा। आपका इस पर क्या कहना है यादव जी? शमशेर जी, देखिए बहुत अच्छे सवाल आपने पूछे हैं, तो मैं ये कहूंगी कि फिर से बीजेपी का ये एक सर्जिकल स्ट्राइक है जी। देखिए, जिस तरीके से ये बिल उन्होंने स्पेशल सेशन बुला के एकदम से सरप्राइज एलिमेंट जो उन्होंने दिया है, इसमें दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज को उन्होंने मौका ही नहीं दिया कि इस बिल को और जो इस बिल के में जो नए बदलाव लाए हैं वो उनको डिस्कस किया जाए पब्लिक फोरम्स में, पब्लिक डोमेन में, जनता की एक उसके ऊपर कुछ एक ओपिनियन बनाई जाए, उनको समझाया जाए कि जो बिल पहले था और जो बिल अब आया है उसमें क्या चेंजेस किए गए हैं। इसमें दो बहुत महत्वपूर्ण चेंजेस किए गए हैं। पहला चेंज ये है कि पहले ये था कि ओवरऑल लोकसभा की सीट में 1/3 रिजर्वेशन था, अब स्टेट्स के लेवल पे था, अब टोटल लोकसभा के लेवल पे 1/3 रिजर्वेशन था। दूसरा और सबसे अहम जो है वो रोटेशन का जो सिस्टम इन्होंने बनाया है, और उसके साथ उसमें जो सेंसस और लिमिटेशन की जो दो कंडीशन साथ में जोड़ दी है। तो रोटेशन में ये है कि हर 10 साल में वो सीट जो है उसके ऊपर वो रोटेट होगी, उस पर महिला का जो महिला सीट है वो नहीं रह जाएगी। इसके बहुत बहुत ही दूरगामी परिणाम है, क्योंकि जिस तरीके से पंचायती राज में सीट का रोटेशन हो रहा था, तो बार बार यही कहा जा रहा है कि वो इनइफेक्टिव हो जाता है, क्योंकि वहाँ का जो मेंबर होता है, जो इलेक्टेड मेंबर होता है, वो बहुत सीरियसली नहीं लेता है अपनी पोजीशन को, क्योंकि उसको पता होता है कि वापस वो वहाँ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं बड़ी कर पाएगा। ये बहुत अहम मुद्दे थे जिनके ऊपर बहस होनी बहुत जरूरी थी। विमेन्स रिजर्वेशन बिल
बहुत टाइम से पेंडिंग है। 5% हमारे लोकसभा में, पहली हमारी जो लोकसभा थी उसमें महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन था और आज सिर्फ 11% है। सो बहुत ज्यादा हमने इसमें कोई हमारा कोई बहुत ज्यादा बदलाव एक पॉजिटिव नहीं हुआ है। महिला आरक्षण बिल, रिजर्वेशन बिल आना जरूरी है। पूरा साउथ एशिया में हमसे जो पिछड़े हुए देश हैं, बांग्लादेश वगैरह, उनमें है तो उनकी पार्लियामेंट में हमारे से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है, ये सब जानते। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने किया है और जहाँ पे ये सवाल लोग पूछ रहे हैं कि ये आपने कह तो दिया, आपने पास तो करा दिया, लेकिन अब एक्चुअली ये इम्प्लीमेंट कब होगा? क्योंकि जो सेंसस 2021 में कंप्लीट होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हुआ। पहले आप सेंसस कंप्लीट करेंगे, अब आप कह रहे हैं 2026, फिर आप कह रहे हैं कि आप डिलिमिटेशन एक्सरसाइज करेंगे, वो कब होगी वो नहीं पता। और फिर आप कहते हैं हर 10 साल में आप ये प्रोसेस रिपीट करेंगे, वो 10 साल होंगे कि नहीं? आपकी क्या आप गारंटी दे रहे हैं कि सेंसस फिर हर 10 साल पे होगा जैसे कि होना चाहिए और नहीं हो रहा है अभी? इसके अलावा एक बहुत अहम चीज जो इस पूरी इसमें जो मुझे नजर आती है वो ये है, जो ये लोग मिस कर रहे हैं कि बीजेपी ने तो एक्चुअली प्रॉमिस किया था कि 33 नहीं 50% हम रिजर्वेशन करें महिलाओं के लिए, और वो नहीं हुआ। और एक बहुत अहम जो पॉलिटिकल व्यू पॉइंट से अगर देखा जाए तो वो ये है कि अगर आप देखिए तो पिछले कुछ वक्त से भाजपा की एक स्ट्रैटेजी रही है कि जो दलित सेगमेंट है, जो एससी सेगमेंट है, उसको अपने साथ लेके चलें। तो इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये किया गया है। फिर से वही है कि उन्होंने SC/ST को रिजर्वेशन दिया है और OBC को इसमें से बाहर रख दिया। तो डॉक्टर शालिनी आपके पास लौटूंगा तो OBC को लेकर चर्चा करूंगा। आपस में ही जो बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं उनको आपस में आप गुत्थम गुत्था रखिए, उनको ही आपस में। मैं आपके पास लौटूंगा तो OBC का जिक्र कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। इस OBC पर राहुल गांधी भी आज बोल रहे थे कि सेक्रेटरीट की बात जैसे वो कर रहे थे, उसकी बात हो रही थी, उस पर जरा बात आपसे करना चाहूंगा। उससे पहले एक सवाल सारिका जैन, रितु चौहान, वंदना सिन्हा से भी ले लेते हैं। सारिका जैन जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं, अभी रितु चौहान, वंदना सिन्हा ने कहा कि आप लोग जुमला छोड़ देते हैं और टाइमिंग को लेकर सवाल उठ ही रहा है। एक और जुमला आप लोगों ने छोड़ दिया, देश की महिलाओं को बेवकूफ आप लोग बनाना चाहते हैं और इस तरीके से ये 2024 के लोकसभा चुनाव में लागू हो ही नहीं सकता। अब ऐसे हालात में इसको लाने की आवश्यकता क्या थी? लेकिन मैंने एक सवाल किया कि आप लोग इसका विरोध क्यों नहीं कर रहे जब इस प्रकार का बीजेपी काम कर रही है? तो उनका कहना था कि महिला आरक्षण बिल के विरोध में नहीं है, हम तो बीजेपी जो स्ट्रेटजी अपनाती है, जिस तरह से उनकी तरफ से बिल लाया गया वो सवाल खड़े करता है और OBC का जिक्र इसमें नहीं किया गया, इसको लेकर कांग्रेस भी पूछ रही है। सारिका जी की आवाज बढ़ाएं। हेलो, आवाज आ रही है? जी सारिका जी, सुन पा रहा हूं। जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी, आपकी प्रवक्ता बोल रही थी कि महिलाओं को ज्यादा आरक्षण देना चाहिए और हम इसके समर्थन में हैं। तो मैं आप पार्टी यानी कि केजरीवाल पार्टी से पूछना चाहती हूँ कि आपके मंत्रिमंडल में कितनी महिलाएं हैं? सिर्फ आतिशी मार्लिन, वो भी अब आई हैं जब मनीष सिसोदिया जी हट गए हैं। उससे पहले तो आपके मंत्रिमंडल में भी कोई महिलाएं नहीं थी। उंगली उठाना आसान होता है लेकिन अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। आप ये बताइए कि मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ, अभी MCD के चुनाव हुए तो उसमें हमारे यहाँ 50% महिलाओं को टिकट दिया गया, लेकिन और किसी पार्टी ने ऐसा प्रैक्टिकली करके नहीं दिखाया। आप देखिए, परिसीमन तो जब होगा, लेकिन आपकी पार्टियां आप महिलाओं को ज्यादा टिकट दे, हम तो यही चाहते हैं। हमारी पार्टी देती है, हमारे मंत्री भी ज्यादा है, आज देखिए महिलाएं मंत्री ज्यादा है और हमारी सीटें भी ज्यादा महिलाओं को दी जाती है। तो ये हमारे लिए फक्र की बात है, हमारे लिए प्राउड की बात है, क्योंकि हमारी पार्टी में महिलाओं को सम्मान दिया जाता है और सम्मान के देने की दृष्टि से सवाल ये है कि 2014 से आप लोग इसमें बात कर रहे हैं, पर आपने 2014 करते 2023 तक आप पहुंच जाते हैं और अभी इसको लेकर अभी संभावना नहीं बन रही कि कब तक इसको लागू कर दिया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण विषय तो ये है ना कि चुनाव से ठीक पहले आप लेकर आए हैं और टाइमिंग को लेकर सवाल हो जाता है बीजेपी से, और ऐसे कई फैसले आप लोग करते हैं जो चुनाव से पहले कई बार जो है वो बीजेपी के लिए फायदा जरूर पहुंचाते हैं, पर सियासी तौर पर देखें तो ऐसा लगता है कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए आप लोग ऐसा कर रहे हैं। देखिए शमशेर जी, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसकी नीति है, नियम है, कोई कायदे हैं, कानून है, वो संविधान का उल्लंघन करके नहीं चलती है। अगर ये नियम बना है प्रक्रिया से गुजरकर ही बनेगा और संवैधानिक तरीके से जो ये प्रक्रिया हो रही है उसी के अनुसार चलेगा। आज महिलाओं को ये अधिकार दिया गया है
राजनीति में आने का, सामाजिक आर्थिक तो में तो स्ट्रांग थी महिलाएं, लेकिन जो राजनीति है उसमें भी स्ट्रांग किया गया है, और ये सिर्फ मोदी सरकार में ही संभव हो पाया है। कराने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं आप लोग, जनगणना कराने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे आप। पहले जनगणना होगी 2021 से पेंडिंग है, उसमें आप कह देते हैं कोरोना काल था, उन बातों को तो बहुत लंबा वक्त बीत गया, कब कराएंगे? दूसरा सवाल ये कि जनगणना भी करा लेंगे तो परिसीमन कब होगा? क्योंकि ये सवाल उठाया वंदना सिन्हा ने कि जब देखिए, जब दिल्ली एमसीडी चुनाव की बात आई तब आपको परिसीमन कराने में 8 महीने का वक्त लग गया, अब उस पूरे देश का कराने में तो साल से ज्यादा, 2 साल 3 साल, कोई अंदाजा थोड़ा रहेगा कब तक कितना वक्त लग जाएगा। देखिए, मैंने उसका सॉल्यूशन बताया है शमशेर जी आपको। अगर किसी पार्टी ने अपनी महिला कार्यकर्ताओं को ज्यादा टिकट देनी है तो इतना आसान होता तो सब लोग कर देते ना, ये लाने की जरूरत ही नहीं थी। जरूरत ही नहीं है, कानून बनाने को लेकर पहल करने की आवश्यकता। सारिका जी, इतना आसान है क्या? सियासत में राजनीतिक तौर पर देखें तो पहले जीत सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण मानती है पॉलिटिकल पार्टीज, और जो जिताऊ उम्मीदवार होता है उसमें बीजेपी है, कांग्रेस है। मैं साफ तौर पर कहता हूं, सारी पार्टियों का प्रयास ये होता है कि यहां जो व्यक्ति जीतेगा वो महिला है या पुरुष है, पहले टिकट उसको दी जाती है। इसका समर्थन मुझे लगता है बीजेपी को भी करना चाहिए। हो सकता है कि आप लोगों ने औरों से ज्यादा टिकट महिलाओं को दिया हो, लेकिन क्या ऐसे व्यक्ति को आप टिकट देते जिसका लगता है कि चुनाव हार जाएगा? ऐसा लगता है क्या सारिका जी? कानून बनेगा तो मजबूरी हो जाएगी पार्टियों की। चुनाव हार या जीत की बात नहीं होती है, जो कायदे कानून में होती है उसी के अनुसार। हमारी पार्टी कोई जाति उससे भेदभाव से नहीं देती है टिकट। जो सही तरीका होता है, जो संवैधानिक तरीका होता है, उसके अकॉर्डिंग ही दिया जाता है। और नारियों का हमेशा सम्मान किया गया है, हमेशा महिलाओं को आगे रखा गया है। हमारी पार्टी की यही विचारधारा है कि महिलाओं का सम्मान करो। हम भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमें आगे रखा जाता है। हमारा जो हम महिलाओं को सीटें दी जाती है, कुछ दिया जाता है संविधान के अनुसार दी जाती हैं। तो अगर किसी पार्टी को अपनी पार्टी में महिलाओं की ज्यादा संख्या रखनी है तो वो रख सकता है। मैं आपसे यही बार बोल रही हूं, सवाल ये उठ रहा है कि जनगणना को लेकर सवाल है कि ये कब होगा, परिसीमन कब होगा, इस पर उनको सवाल है। ये सीधे तौर पर कहती है हम तो महिला आरक्षण बिल के समर्थन में। सुनिए सारिका जी, सुनिए, सभी पॉलिटिकल पार्टियां, अब मैं देखना चाहूं तो सिर्फ 2 सांसद अब देखना होगा कि कौन खिलाफ गए। सबने समर्थन किया है, 454 सांसदों ने समर्थन किया, तो जाहिर सी बात है सब आप लोगों के आपके साथ हैं, बिल के साथ हैं। अब ऐसे में सवाल ये महत्वपूर्ण पूछने जायज भी लगता है कि आप लोग जनगणना नहीं करा पा रहे हैं, परिसीमन कब होगा? वो इसलिए पूछ रहे हैं कितना वक्त उसमें लगेगा, और सिर्फ ये काम करना ही था तो क्या विशेष सत्र भी बुलाने की जरूरत थी? बाद में भी कर लेते, शीतकालीन सत्र का इंतजार कर सकते थे। देखिए, आप बहुत सही बोल रहे हैं, लेकिन परिसीमन जो मैंने बोला ना, संवैधानिक प्रक्रियाएं होती हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग चलते हैं। उससे अलग तो हम बाहर नहीं जा सकते। जो भी काम करते हैं कायदे में, कानून में रहकर ही करते हैं। और अगर मैंने वही बार बार आपसे बोल रही हूँ कि अगर किसी पार्टी को अपनी महिलाओं को और ठीक है, आप एक ही सवाल पे हटके हैं सारिका जी की, अगर किसी पार्टी को लगता है कि भाई अपनी पार्टी के लिहाज से उनको टिकट दे सकते, लेकिन मेरा सवाल दूसरा था। सारिका जी का जवाब लेना चाहेंगे रितु चौहान जी से। रितु चौहान जी एक ही बात वो कह रही हैं, आप लोग अपनी पार्टी में महिलाओं को टिकट ज्यादा दे सकते हैं, क्यों इंतजार करें इस प्रकार का कानून का? लगातार एक ही बात कह रही हैं, और टाइमिंग की बात है, संवैधानिक प्रक्रिया का हवाला दे रही हैं। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ शालिनी यादव है। एक सर्जिकल स्ट्राइक है, इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक होती, क्या शुरू है विपक्ष का? अब आप लोग खुलकर ना तो सपोर्ट कर पा रहे हैं, ना खुलकर विरोध कर पा रहे हैं। रितु चौहान जी, देखिए, सबसे पहले मैं सारिका जी से एक बात करना चाहती हूँ। 2 बातें उन्होंने कहा। सबसे पहले तो मैं उनके नॉलेज में डालना चाहती हूँ, उन्होंने कहा दिल्ली नगर निगम के चुनावों में हमने महिलाओं को 50% सीटें दी। मैं आपकी नॉलेज में डालना चाहती हूँ कि ये ऑलरेडी हमारी कांग्रेस पार्टी ने 50% का रिजर्वेशन किया हुआ है। नंबर 1। नंबर 2, सारिका जी ने कहा अभी कि हमारी पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है। ये बातें सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम आप करनी और कथनी को बराबर तो रखिए। अगर आप महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं तो आप ये बताइए कि जो जंतर मंतर पे हमारी बहनें जो बैठी थी हमारी स्पोर्ट्स की, उनके साथ में क्या आपने सम्मान की बात करी? अगर हम राजस्थान की भी आप बात कीजिएगा, सारिका जी सुन लेते हैं, सारिका जी सुन लेते हैं। मुझे लगता है कि सबको बराबर बोलने का वक्त। सारिका जी प्लीज, सारिका जी अभी मुझे लगता है कि ये वक्त जो है वक्त रितु चौहान जी का नहीं। सारिका जी अब ये वक्त रितु चौहान जी का, उनको बोलने देना। मैंने बीच में किसी को बोलने की अनुमति नहीं देना चाहता, क्योंकि स्पष्ट बात सबके साथ होनी चाहिए। बीच में मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, माफ करिएगा। चौहान जी बोलिए। मणिपुर की घटना को आपने राजस्थान से जोड़ दिया, माफ करिएगा। हमारी खिलाड़ी है, स्पोर्ट्स की खिलाड़ी, उस घटना को आपने राजस्थान से जोड़ दिया। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि महिलाओं के
इतने शुभचिंतक अगर भारतीय जनता पार्टी है तो क्यों ना आधी अधूरी तैयारी पर ही आप क्यों आते हैं? क्यों ना इसके सारे प्रावधान पर संवैधानिक तरीके से पहले आपकी तैयारी होनी चाहिए थी? क्यों आपने ओबीसी कोटे को इसमें सम्मिलित नहीं किया? क्यों आपने SC ST कोटे को सम्मिलित नहीं किया? क्या वो भारत के नागरिक नहीं है? क्या उनको रिजर्वेशन का राइट नहीं है? तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी रिजर्वेशन को लेकर और कहीं भी महिलाओं को लेकर ये ना कहे कि महिलाओं के शुभचिंतक है। पूरा भारत देश, अपितु भारत के बाहर भी विदेश के लोगों ने भी देखा कि महिलाओं का सम्मान और अपमान इस सरकार के अंदर ठीक है। वंदना सिन्हा जी, सवाल कर लेता हूँ। वंदना जी, सवाल आपसे मेरा है कि आपने एक सवाल उठाया कि महिलाओं के आरक्षण को लेकर अभी क्यों किया गया। सीधे तौर पर सारिका जी कह रहे हैं कि आप लोगों के यहाँ कितने मंत्री हैं महिलाएं दिल्ली में? महिलाओं का सम्मान करने का दावा करते हैं आप लोग, आम आदमी पार्टी कहती है। कितनी महिलाओं को मंत्री के पद पर सुशोभित किया आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में? वंदना जी, मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? चलिए वंदना जी तक इनके पास जी, वंदना जी के नहीं, आवाज नहीं जा पा रही है। जवाब तो सब होता है मैम, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है सारिका जी, आवाज में कई बार दिक्कत हो जाती है, ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। मैं डॉक्टर शालिनी यादव से जानना चाहूंगा, उनसे पूछना। डॉक्टर शालिनी, जरा इस पूरे प्रकरण का मसूदा अगर हम लब्बो लुबाब समझना चाहें तो क्या होगा 2024 के चुनाव में? क्या लगता है, क्या विपक्ष इस जो महिला आरक्षण बिल को लेकर बीजेपी की तरफ से कोशिश की गई है, इस कोशिश का तोड़ ढूंढने का प्रयास विपक्ष कर पाएगा? और एक आरोप लग रहा है कि इंडिया महागठबंधन जब से एक्टिव हुआ है, साथ आया है, उसका प्रेशर लगता है बीजेपी पर। तो क्या मुकाबला बहुत ज्यादा कांटे का दिखाई दे रहा है आपको? 100%। शालिनी जी, देखिए, ऐसा है कि विमेन्स रिजर्वेशन बिल उन लोगों ने पास कराया, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार पास होने की कगार पे आया था। पहले भी कई बार ये पास होता होता ऑलमोस्ट हर बार लोकसभा डिसॉल्व हो गई है। राज्यसभा ने 2010 में पास कर दिया था, फिर लोकसभा डिसॉल्व हो गई और फिर ये पास नहीं कर पाए। तो ये एक मौका ऐसा था जिसको लेने से दूसरी पार्टी चुप गई और भाजपा ने ये मौका बिल्कुल ले लिया है सही ढंग से। तो इतिहास में तो इनके नाम से ही जाएगा, ये दर्ज हो गया है, इसको आप कुछ नहीं कर सकते जी। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि महिला जो वोटर है उसका प्रोपोर्शन बढ़ता ही चला जा रहा है। और ये एक चीज, ये मैं काफी टाइम से कह रही हूँ और ये चीज अब सब पॉलिटिकल पार्टीज रिकग्नाइज भी कर रही हैं कि महिला वोटर अपने आप में एक अलग कैटेगरी है। अगर आप देखें तो भाजपा का जो फोकस है वो इलेक्शन से पहले हमेशा महिला वोटर्स के ऊपर अब आ जा रहा है। चाहे आप 3 तलाक की बात करें, उस वक्त उन्होंने जो उसके ऊपर जो रेजोल्यूशन लेके आए थे, इस पे जो बिल लेके आए हैं, तो एक महिला वोटर उनके लिए एक सेपरेट कैटेगरी है जो वो रिकग्नाइज कर रहे हैं और जो वो उसको स्ट्रेटेजिकली टारगेट कर रहे हैं। तो इस मूव से डेफिनेटली उन्होंने फिर महिला वोटर्स के ऊपर को डायरेक्टली एड्रेस किया है। अब रही बात कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कब होगा, तो जहां तक एक एवरेज वोटर देखता है और जिस तरीके की उसकी अंडरस्टैंडिंग है, वो यही कहेगा कि चलिए ये कगार तो पार हुआ, अब लड़ाई जो है अब इसके आगे की है, हम लड़ेंगे। और उसमें जो दूसरी विपक्षी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने जब ये ओबीसी मुद्दा उठा दिया तो उन्होंने एक तरीके से एक गेटवे ओपन कर दिया है कि अब ये लड़ाई हम इस मुद्दे पे लेके आगे लड़ेंगे। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात आपने कही। ओबीसी वाला जो प्रकरण है, अब उसके तहत बीजेपी के इस बिल का काउंटर करने का प्रयास विपक्ष की तरफ से होगा। अब देखना होगा कि उसका असर क्या नजर आता है। शुक्रिया सारिका जी, रितु चौहान जी, वंदना जी, डॉक्टर शालिनी यादव जी मेरे साथ चर्चा करने के लिए। आज बड़ा मुद्दा में चर्चा कर रहे थे, महिला आरक्षण बिल को लेकर पास हो गया, लगभग सभी ने इसका समर्थन किया है। छोटी छोटी बातों को लेकर जरूर इसमें चर्चाएं हो रही हैं और इन चर्चाओं का परिणाम क्या नजर आएगा देखना होगा। लेकिन फिलहाल एक बात जरूर कह देते हैं कि इसका क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगा, लेकिन उसका फायदा कितना मिलता है इसके लिए 24 के चुनाव का इंतजार करना पड़ेगा। पर विपक्ष के पास ओबीसी के आरक्षण का मसला जरूर है, हालांकि एक बहुत बड़ा वोट बैंक ओबीसी है, उसको अपने पाले में खींचने के लिए इंडिया महागठबंधन क्या प्रयास करता है दिलचस्प रहेगा। लेकिन यह जरूर कह सकते हैं कि इस बिल के आने के बाद मुकाबला और भी कांटे का नजर आता है। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहे खबर फास्ट। नमस्कार।